सऊदी अरब ने पागल सांड की तरह घूम रहे इसराइल को एक बड़ी वार्निंग दे डाली है और वेस्ट बैंक पर कब्जे के प्लान को रेड लाइन करार दे दिया है और कहा है कि इसका अंजाम ऐसा होगा कि तुम्हारे धुर्रे खुल जाएंगे। साथ ही इसराइल को एयर स्पेस बंद करने की भी धमकी दी गई है। और दूसरी खबर यह है कि यमन के हूथीज के सुप्रीम लीडर को एक बहुत बड़ी साजिश का डर सता रहा है। वो डर क्या है, वो साजिश क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इन दोनों खबरों को आखिर तक ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ समझ जाइएगा। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सऊदी अरब ने इसराइल से कहा है कि अगर उसने वेस्ट बैंक का कोई भी हिस्सा अपने कब्जे में लिया तो हर मोर्चे पर बुरे नतीजे भुगतने होंगे। 22 सितंबर को इजरायली न्यूज़ चैनल 12 की एक रिपोर्ट आई और उसी को इसराइल समेत जो है पूरी दुनिया ने अपना बेस बनाया खबर का। लिखा कि सऊदी अरब के सरकारी अफसरों ने कहा है कि हम तफसील तो फिलहाल नहीं देंगे, अपने एक्शन प्लान के बारे में पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन को ठप कर सकते हैं या 2022 में खोला गया हवाई रास्ता भी फिर से बंद कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एनेक्सेशन से दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी और ट्रेड रिलेशंस को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही अब्राहम समझौते यानी अब्राहम अकॉर्ड पर भी खतरा मंडरा सकता है। एक साथ 4-5 धमकियां सऊदी अरब की तरफ से दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग भी ये चाहते हैं कि इसराइल में वेस्ट बैंक को एनेक्स यानी शामिल ना किया जाए, यानी इसराइल वेस्ट बैंक को ना कब्जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासकर 9 सितंबर को इसराइल के कतर में हवाई हमले के बाद ये वही आखिरी चीज़ है जिसकी उन्हें करने की ज़रूरत नहीं, यानी इसराइल को, वरना मामला बेहद ख़राब हो जाएगा। यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर नेतन्याहू हुकूमत ने पागलपन दिखाते हुए वेस्ट बैंक पर पक्का कब्ज़ा करने की कोशिश की तो ये मामला तमाम अरब ममालिक के गुस्से का सबब बन जाएगा और अब्राहम अकॉर्ड्स का और बाकी नॉर्मलाइजेशन का जो ख्वाब, जो ताना बाना अपनी पहले दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने बुना था, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सऊदी ऑफिशियल्स इस हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली यूएन जनरल असेंबली के दौरान ट्रंप और गल्फ के दूसरे मुल्कों के लीडर्स के साथ गजा में जंग ख़त्म करने और जंग के बाद क्या हालात होंगे उस पर चर्चा करेंगे। इसमें यूएई, कतर, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की भी शामिल होंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप गल्फ के खाड़ी के खलीज के ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत, इन सब के लीडर्स के साथ एक अलग सेशन करेंगे ताकि कतर में हुए इसराइल के हमले पर उनका रुख, उनका गुस्सा सुना जा सके। फिलहाल तो सऊदी अरब की तरफ से ये वार्निंग है कि वेस्ट बैंक को कब्जाओगे तो समझ लो कि हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर दोगे, यानी हमारे सब्र का पैमाना छलक जाएगा और उसके बाद वो सब कुछ होगा जिसका तुमने अंदाज़ा नहीं लगाया, जिसका दूसरों ने अंदाज़ा नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब इसराइल पर हमला कर देगा, उसके लिए बहुत हिम्मत और बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि इसराइल को डेंट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए वो इकनॉमिक ट्रेड जो है और इकनॉमिक चोट ये दे सकता है और साथ ही हवाई रास्ता बंद करेगा तो जाहिर सी बात है उसका असर भी इकनॉमी पर पड़ेगा। बड़ा लंबा घूमना पड़ेगा इसराइल को। तो खतरे की घंटी सऊदी अरब की तरफ से इसराइल के लिए बजा दी गई है। अब एक और खबर सुनिए। इसराइल के इंतहाई राइट विंग मिनिस्टर्स की मांग है कि वेस्ट बैंक पर फौरन कब्जा किया जाए। सऊदी अरब का रिएक्शन यूं नहीं आया, इसलिए आया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को ऑफिशियली तस्लीम करने के बाद इसराइल की कट्टरपंथी हुकूमत के 2 नफरती मिनिस्टर्स ने वेस्ट बैंक पर फ़ौरन कब्जे का ऐलान किया है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो इसराइल का इतमार बेन-गुवेर, उसने बयान दिया कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और हत्ता के पोर्तुगल, इनका फ़लस्तीनी रियासत को मानना हमें फ़ौरन जवाबी कदम उठाने पर मजबूर करता है। बेन-गुवेर कहता है, उसने कहा कि वेस्ट बैंक पर इसराइली हुकूमत लागू करनी होगी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। ये एक सेटलर है, बाहर से आया हुआ, जेल की सज़ा भी काट चुका है। ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर आके बसे और ये फ़लस्तीनियों के हक़ को मानने की खुलेआम बात कर रहे हैं और इसे कब्जाने की बात कर रहे हैं परमानेंटली। उधर इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने भी यही मांग दोहराई
उसने सोशल मीडिया पर लिखा, वो दिन खत्म हो गए जब ब्रिटेन या कोई और मुल्क हमारा मुस्तकबिल तय करता था। अब एक ही रास्ता है, वेस्ट बैंक पर मुकम्मल इसराइली हुकूमत कायम करो और फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब हमेशा के लिए दफन कर दो। इस स्मोट्रिच ने सीधे अपने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ललकारते हुए लिखा कि वक्त अब आ चुका है और फैसला आपके हाथ में है। बाहर से आए हुए लोग देखो ना, जिस ब्रिटेन ने ये इसराइल बना दिया उसे भी आंखें दिखा रहे हैं। सऊदी अरब ने इन दोनों के बयानों को लेकर ही कहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करना हमारे सब्र का इम्तिहान लेने के बराबर होगा और इसराइल को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। अब बात यमन की, बात हूथीस की और बात उनके सुप्रीम लीडर की। यमनी हूथीस के सुप्रीम लीडर को एक डर सता रहा है और वो डर अमेरिका और इसराइल की तरफ से ही है। ये जंग का डर नहीं है, बल्कि आपस में यमनियों को लड़वाने से जुड़ा हुआ डर है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने साफ साफ इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका और इसराइल अपने हुकूमती दलालों के ज़रिए यमन में फ़िरका परस्ती और मजहबी नफ़रत की आग भड़काने की साजिश रच रहे हैं। यानी आसान ज़ुबान में कहूँ दोस्तों तो ये इल्ज़ाम दंगे भड़काने की साजिश से जुड़ा है, फ़िरका वाराना दंगे। अल हूथी का कहना है कि अमेरिका, इसराइल और उनके मीडिया टूल्स का मकसद सिर्फ यमन को अंदर से कमज़ोर करना है और ये गिरोह मुल्क की खिदमत नहीं करना चाहते, बल्कि नफ़रत और तिफरका फैलाकर यमन को हमेशा के लिए शिकस्तगी में धकेलना चाहते हैं। हूथीस के सुप्रीम लीडर अल हूथी ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मुहिम के लिए गल्फ़ की कुछ हुकूमतें भी पैसा बहा रही हैं। अल हूथी ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी कि यमन पर दोबारा सीधा हमला करना उनके लिए आसान नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल हूथी ने कहा कि दुश्मन पहले ही यमनी कौम को झुकाने में शिकस्त खा चुका है। आखिर में अंसरुल्लाह के लीडर ने साफ कहा कि अमेरिका इसराइल का असली टारगेट यमन की उस मदद को कमज़ोर करना है जो वो फ़लस्तीनियों को गज़ा में जारी कत्ल आम के खिलाफ दे रहा है, और ये साजिश इसलिए रची जा रही है ताकि इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। ये अल हूथी का पूरा बयान था। अब एक हेडलाइन देख लीजिए। मैं फिर से आपको वापस पहली खबर पर लिए चलता हूँ, फ़लस्तीनी रियासत वाली पे। हेडलाइन है अल अरेबिया इंग्लिश की और ये है नेतन्याहू का खौफ। नेतन्याहू क्लेम्स एस्टैब्लिशिंग पैलेस्टीनियन स्टेट इंडेंजर इसराइल्स एग्जिस्टेंस। यानी अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम होती है तो ये इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए, उसके वजूद के लिए ख़तरा होगा। क्या बोला है? इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का कायम होना इसराइल की बकाया ज़िंदगी यानी एग्जिस्टेंस के लिए ख़तरा होगा। और उसने जो है ऐलान किया कि अगले हफ्ते यूएन में वो हर ज़रूरी स्टेज पर इस मसले को उठाएगा और बताएगा कि इसराइल के लिए ख़तरा है। कैबिनेट के सामने नेतन्याहू ने तेज़ लहजे में कहा कि हर फॉल्स प्रोपेगेंडा और फ़लस्तीनी रियासत की मांग के ख़िलाफ़ हम हर फोरम पर लड़ेंगे और हमें लड़ना होगा। ये ना सिर्फ हमारे लिए एक पॉलिटिकल चुनौती है, बल्कि हमारी मौजूदगी पर सीधा हमला है, हमारे वजूद के लिए ख़तरा है। जो मुल्क फ़लस्तीन को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, नेतन्याहू का कहना है कि दरअसल वो हमारे बराबर में एक दहशतगर्द मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब वो फ़लस्तीन जो हमेशा से खुशहाल, अमन पसंद था, जहाँ पर ये ज़ायनी आकर बसे, वो फ़लस्तीन उन्हीं बाहर से आकर बसे हुए लोगों के लिए एक दहशतगर्द मुल्क हो गया है। ये नेतन्याहू का बयान है। फ़िलहाल तो नेतन्याहू में खौफ है। यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ हुआ है कल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पोर्टुगल ने जो फ़लस्तीनी रियासत को यूएन जनरल असेंबली से पहले ही जो तस्लीम कर लिया है, उसने कहीं ना कहीं इसराइल को हिला दिया है। उसका असर एकदम से आपको देखने को ना मिले, लेकिन ये एक बुनियाद है सर। आधी से ज़्यादा दुनिया या लगभग पूरी दुनिया फ़लस्तीन के हक़ में खड़ी हो रही है, ऑफिशियली उसे तस्लीम कर रही है एक मुल्क के तौर पर। ये कम बड़ी बात नहीं है। कल को तिजारतें शुरू हो जाएंगी,
कल को लोग कहेंगे हम तो मुल्क मान रहे हैं, हम उनसे बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अपनी करेंसी होनी चाहिए। ये जो कब्जे वाले लोग हैं इसराइली, इनके लिए बड़ा अलार्मिंग स्टेज है इस वक्त। और जब ये हो रहा है फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात, जब एक मुल्क को तस्लीम करने की बात होती तो फिर ये कहा जाता है उस मुल्क का नक्शा पेश करो। अब मुल्क का नक्शा आएगा 1967 के यूएन चार्टर के हिसाब से, और उस नक्शे में जो फ़लस्तीनी ज़मीन है उस पर इसराइल ने कब्ज़ा करके सेटलमेंट्स बनाए हुए हैं। तो ये कहा जाएगा, पिछले साल कहा ही जा चुका है, यूएन ने कहा है सारे कब्ज़े तुम्हारे नाजायज़ हैं, हटाओ, लेकिन उसका कोई अमल नहीं। अब ये तमाम मुल्क जब उस नक्शे पर मोहर लगाएंगे तो इसराइल को वो ज़मीन देनी होगी, नहीं देंगे उस सूरत में क्या होगा, इन ममालिक पर यह प्रेशर आ जाएगा कि जब तुम्हारा तस्लीम किया हुआ मुल्क इसराइल मान ही नहीं रहा और वो यूएन के चार्टर के हिसाब से बनाए हुए नक्शे की हुदूद में जा ही नहीं रहा, तो फिर उस मुल्क से, क्योंकि वो मुल्क गुंडे बदमाशों की तरह बिहेव कर रहा है, ज़मीनें कब्जाने वाले भूमाफिया की तरह, तो उस प्रेशर ये होगा कि उससे आप ताल्लुक़ तर्क कीजिए, उससे जितना तिजारती रिश्ता है और सिफारती रिश्ता है वो ख़त्म कीजिए। ये प्रेशर जब इसराइल पर आ जाएगा, भाई मंडी कोई कितनी बड़ी बना ले, सामान भेजने के लिए, बेचने के लिए ग्राहक भी चाहिए होते हैं, कच्चा माल ख़रीदने के लिए इम्पोर्टर्स भी चाहिए होते हैं। जब वो रास्ते पर बंदिशें आ जाएंगी तो मसला खड़ा ही हो जाएगा। इसीलिए तो ट्रंप बाबू इस्लामिक और अरब मुल्कों के लीडर से अलग मुलाकात करने वाले हैं। ये मसला उठेगा सर। आप यूँ समझिए ये गज़ा की घेरा बंदी करने वाले इसराइल की घेरा बंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पॉजिटिव की उम्मीद कीजिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। हाँ, मौसम की करवटों ने सबसे पहले हमें जकड़ लिया है, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार। तो स्टोरीज़ कम आए तो समझ लीजिएगा कि बस हिम्मत नहीं है बनाने के लिए। ठीक है, बहुत संभल के बोलें। सलामत रहिए, खुश रहिए।